बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू फनसेप्चुअल। इन प्रीवियस लेसन में हमने जो है वो थ्योरम 12.1 किया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरम 2, जो कि आपके पास कन्वर्स है थ्योरम 12.1 का। अब ये कन्वर्स क्या होता है और इसको हमने किस तरह से प्रूफ करना है, इस चीज़ के बारे में जो है वो हम डिस्कस करते हैं। इसको थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं कि ये हमारे पास किस तरह ये हमारे पास जो है वो डिफरेंस क्या होता है कि आपके पास एक थ्योरम है और दूसरा उसका अगर कन्वर्स आ जाता है तो उसका मतलब क्या होगा। उसके साथ आपके पास जो है वो हम इस थ्योरम को डिटेल से देखेंगे कि आपके पास इसको हमने किस तरह से प्रूफ करना है। और इसमें दोबारा वही चीज़ें आ जाएंगी कि आपके पास जो थ्योरम की स्टेटमेंट है उससे आपके पास क्या चीज़ गिवन है, क्या चीज़ प्रूफ करनी है और उसको हमने किस तरह से प्रूफ करना है। तो इस स्टेटमेंट में आपके पास कुछ इस तरह से था कि एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम हमारे पास गिवन हो जाएगी। तो गिवन में हमने ये देखा कि एक पॉइंट है जो कि इक्वी डिस्टेंट है एंड पॉइंट से किसी भी लाइन सेगमेंट के। और क्या करना है हमने इसमें, तो उसके आगे स्टेटमेंट आपके पास ये थी कि इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट, कि मतलब वो जो पॉइंट आपने लिया है जो कि इक्वी डिस्टेंट है एंड पॉइंट से, वो आपके पास राइट बाइसेक्टर के ऊपर है उस लाइन सेगमेंट के। तो वो जो पॉइंट हमने जिसको हमने नाम दिया, कोई भी नाम दिया, वो पॉइंट आपके पास कहाँ पर है, राइट बाइसेक्टर पर है उस लाइन सेगमेंट के। तो ये चीज़ हमने प्रूफ करनी होगी। तो अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट्स का कंपैरिजन करें तो क्या चीज़ हमें समझ आती है। तो ये आपके पास फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट है जो कि कुछ इस तरह से थी कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। तो ये और इसके साथ जो आपके पास सेकंड थ्योरम की स्टेटमेंट है, इसको अगर आप देखें तो इनमें आपको क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो फर्स्ट थ्योरम में ये था कि एक पॉइंट है जो कि राइट बाइसेक्टर पर है और उस पॉइंट का डिस्टेंस लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट से इक्वल होना चाहिए। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। जबकि सेकंड स्टेटमेंट में आपके पास इसका रिवर्स है, इसका कन्वर्स है, इसका उलट है। कैसे? कि एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट, एक पॉइंट है जो कि लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है और प्रूव ये करना है कि वो पॉइंट जो है इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट, वो पॉइंट उस लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। तो स्टेटमेंट दोनों में जो है वो हमने क्या किया, जो फर्स्ट थ्योरम में जो चीज़ गिवन थी वो अब सेकंड में प्रूव करनी है आपने। जो फर्स्ट में प्रूव करना था वो सेकंड में गिवन आ गया है। तो इसलिए ये दोनों थ्योरम एक दूसरे का कन्वर्स कहलाते हैं, एक दूसरे का उलट कहलाएंगे, जिसमें गिवन और प्रूफ इंटरचेंज हो जाएं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो जो आपके पास, अगर हम एक जर्नल सी फिगर देखें कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, इसके ऊपर आपके पास एक और लाइन सेगमेंट जो है सी डी, ये राइट बाइसेक्टर है, उसके ऊपर परपेंडिकुलर आ रहा है। तो इसके ऊपर आप कोई भी पॉइंट लें ई एफ जी एच, तो उन पॉइंट्स का दोनों एंड पॉइंट्स तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा सेम रहेगा। तो ये तो हमारे पास तो फर्स्ट थ्योरम से रिलेटेड आ गया। अब हम इसी को जो है वो अगर इसमें से ये चीज़ निकाल लें, हम ये कहते हैं कि हमारे पास पॉइंट ई है जो कि इक्वी डिस्टेंस है ए और बी से, और हमने ये प्रूफ करना है कि वो पॉइंट ई जो है या एफ जो है या जी जो है या एच जो है, ये उस लाइन सेगमेंट ए बी के राइट बाइसेक्टर पर है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो पॉइंट्स जो कि इक्वी डिस्टेंट हैं एंड पॉइंट से, तो इसका मतलब ये होगा कि वो पॉइंट्स जिस लाइन पर होंगे वो लाइन एक तो 90 डिग्री एंगल बनाएगी उस लाइन सेगमेंट के साथ ए बी के साथ, और दूसरा उस लाइन सेगमेंट ए बी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, क्योंकि हम कह रहे हैं कि वो जो पॉइंट है वो राइट बाइसेक्टर पर है। अगर राइट बाइसेक्टर पर है तो 90 डिग्री एंगल भी बनाना चाहिए और इक्वल डिस्टेंस इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करना चाहिए। तो नेक्स्ट हम इसमें जो हमारे पास जो है वो सेकंड थ्योरम क्या कहता है और इसको हमने कैसे प्रूफ करना है, जो चीज़ हम पहले देख चुके हैं कि इसमें हमारे पास क्या गिवन है और किस तरह से हमने इसको प्रूफ करना है। तो स्टेटमेंट हम जैसे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो हम ये चीज़ भी डिस्कस कर चुके हैं हमारे पास थ्योरम के कितने कंपोनेंट्स हैं और हम उनको किस तरह से प्रूफ करेंगे। तो हम एक पॉइंट लेते हैं जिस पॉइंट को मैंने पी का नाम दिया और वो पॉइंट जो है
वो इक्वल डिस्टेंस पर है उस लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट से ए और बी से। उसके बाद हम जो है वो दूसरे उस पर आते हैं कि हमारे पास जो है वो गिवन क्या आता है कि ए बी जो है वो आपके पास एक लाइन सेगमेंट है। उस लाइन सेगमेंट पर आपने जो है वो उस लाइन सेगमेंट के बाहर हमने एक पॉइंट लिया जिसको पॉइंट को हमने पी का नाम दिया, और उस पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट से इक्वल है, मतलब पी से ए का डिस्टेंस और पी से बी का डिस्टेंस दोनों सेम है। ये तो आपके पास इज से पहले वाला पोर्शन आ गया, जो स्टेटमेंट में एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज से पहले वाला पोर्शन आ गया ये। अब दूसरी चीज़ क्या है, प्रूफ क्या करना है कि वो जो पॉइंट है इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट, कि जो पॉइंट पी जिसको हमने नाम दिया है इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जिसको ए बी का नाम दिया था उसके राइट बाइसेक्टर पर है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझने की है कि पी अगर ए बी के राइट बाइसेक्टर पर है तो वो पी पॉइंट जिस लाइन पर होगा जिसको हम राइट बाइसेक्टर का नाम दे रहे हैं वो ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा और ए बी के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा, क्योंकि वो लाइन जो होगी जिसके ऊपर पी है वो राइट बाइसेक्टर है ए बी का। नेक्स्ट आपके पास जो है वही चीज़ हम जो है वो कंस्ट्रक्शन में ले आते हैं कि जो चीज़ हमने प्रूफ करनी है उसमें जो चीज़ हमें मदद देगी कि आपके पास एक लाइन है पी जिस पॉइंट के ऊपर है या जिस लाइन के ऊपर है वो 90 डिग्री एंगल बनानी चाहिए ए बी के साथ और उसको जो है वो इक्वली पार्ट में डिवाइड करे। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि लाजमी है कि आपके पास वो जो पॉइंट पी है वो राइट एंगल ही बनाएगा, 90 डिग्री एंगल ही बनाएगा ए बी के साथ, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास क्योंकि वो एक लाइन सेगमेंट है, मेजरेबल है, तो हम उसका मिड पॉइंट ढूंढकर उस मिड पॉइंट से उस पॉइंट पी को ज्वाइन कर देते हैं। तो एक चीज़ जो हमने खुद से ये की कि जब आप उस पॉइंट पी को मिड पॉइंट से ए बी के ज्वाइन करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि जो आपके पास मिड पॉइंट है सी ए बी का, आपके पास जो डिस्टेंस होगा सी से ए का और सी से बी का वो सेम हो जाएगा। मतलब आपका आधा काम कंस्ट्रक्शन में हो जाएगा कि जब आप मिड पॉइंट से ज्वाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो पी जिस लाइन पर है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, अभी तक बाइसेक्ट कर रहा है। अभी हमने ये प्रूफ करना है कि वो राइट एंगल भी बना रहा है। तो अब आपके पास जो फिगर है उसके ऊपर अगर हम आते हैं तो यहीं दोबारा चीज़ें हमारे पास उसी को अगर हम रिवाइज़ कर लें कि क्या चीज़ हमारे पास गिवन थी, क्या हमने प्रूफ करना है और कंस्ट्रक्शन में हम जो है वो क्या करने वाले हैं। अगली चीज़ जो हमारे इसका प्रूफ, तो प्रूफ में जैसे हम जानते हैं कि हमारे पास दो चीज़ें हैं, स्टेटमेंट है और रीज़न है। तो इसको भी जो है वो हम प्रीवियस थ्योरम की तरह जो है वो ब्रेक कर लेते हैं, दो हिस्सों में स्प्लिट कर लेते हैं कि जो आपके पास फिगर थी उसके लिए उससे जो दो ट्राइंगल्स बनी हमने उनको स्प्लिट कर लिया। अब इन दोनों ट्राइंगल्स का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो ट्राइंगल ACP और दूसरी ट्राइंगल BCP, तो इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास सेम आ रही हैं और क्या चीज़ें हमें चाहिए। अब आते हैं कि आपके पास जो है वो P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस जो है वो सेम है, यहाँ पर ये कहा गया। अगर P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस सेम है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप के पास जो P था वो इक्वी डिस्टेंस था फ्रॉम A टू B। तो यही चीज़ हमारे पास गिवन में थी, तो इसकी रीज़न आपके पास गिवन आ गई। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि जिस तरह से प्रीवियस थ्योरम में जो PC वाली वॉल थी, जो PC वाली साइड है दोनों ट्राइंगल्स में, वो अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स को मर्ज कर दें, एक ही बना दें, कंबाइन कर दें, तो वो PC वाली जो वॉल होगी वो कॉमन होगी इन दोनों ट्राइंगल्स में, तो जिसकी वजह से ये दोनों इक्वल होंगे। उसके बाद अब तीसरी चीज़ अगर हम देखना चाहें कि हमारे पास क्या कोई और चीज़ भी ऐसी है जो सेम है या नहीं, तो जब हमने कंस्ट्रक्शन में पॉइंट P को ए बी के मिड पॉइंट से मतलब C पॉइंट से ज्वाइन किया था, तो क्योंकि C मिड पॉइंट था ए बी का, तो इसलिए C से A का डिस्टेंस और C से B का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, क्योंकि C जो है वो मिड पॉइंट है। तो ये चीज़ हमने कहाँ से ली, कंस्ट्रक्शन से ली। उसके बाद अब आपके पास क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल्स की 3 साइड्स कॉन्ग्रेंट हो गई हैं, अगर आपके पास 3 साइड्स कॉन्ग्रेंट हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास ये दोनों ट्राइंगल्स जिनका हम कंपैरिजन कर रहे थे ये दोनों कॉन्ग्रेंट होंगी बाय साइड 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 कॉन्ग्रेंट साइड 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 या साइड 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 पास्टुलेट। तो इस पास्टुलेट के अकॉर्डिंग अगर आपके पास
दो ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रेंट हो जाएं तो वो दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होती हैं। तो अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स दोनों ही आपके पास कॉन्ग्रेंट होंगे। तो अब क्योंकि हमने जैसे इसके प्रूफ से पहले ही मैंने आपको कह दिया था कंस्ट्रक्शन में कि हम आधा काम कंस्ट्रक्शन में कर चुके हैं। हम ये तो बता चुके हैं कि जो P जिस लाइन पर है वो बाइसेक्ट तो कर रहा है AB को, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में तो डिवाइड कर रहा है। अब हमारा काम ये रहता है कि हमने ये प्रूफ करना है कि वो लाइन राइट एंगल भी बना रही है AB के साथ। तो मतलब अब हमारा एंगल वाला काम रहता है। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। तो हमने ये कहा कि आपके पास ACP वाला एंगल जो ACP ट्राइंगल में C पॉइंट पे एंगल बन रहा है और दूसरी ट्राइंगल में BCP में जो C पॉइंट पे एंगल बन रहा है, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं। तो ये दोनों ये कॉन्ग्रेंट क्यों हैं? क्योंकि आपके पास दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट थी तो उनकी जितनी भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी कॉन्ग्रेंट होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को तो हम ऊपर जो है वो लिख चुके हैं कि वो आपके पास कॉन्ग्रेंट हैं। अब जो हमारा रिक्वायर्ड जो पोर्शन है, तीनों लिखने की ज़रूरत नहीं है एंगल्स, हम उसी रिक्वायर्ड एंगल पर ही आते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। नेक्स्ट आप वही चीज़ हम इसको जो है वो दोबारा मेंशन मैं इधर कर देता हूँ ताकि हम इसी को ही आगे लेकर चलें। तो अगर आपके पास दो एंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों एंगल्स सेम होंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली ये है कि आपके पास जो C पॉइंट पे एंगल बन रहा है, जो C पॉइंट पे एंगल बन रहा है, अगर मैं उस लाइन को जो P और C को ज्वाइन करा रही है उसको अगर मैं हटा दूँ तो वो आपके पास पूरी एक लाइन बनेगी ACP, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो हमेशा एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो P वाली लाइन है जो कि C को ज्वाइन कर रही है वो उस 180 को डिवाइड कर रही है। अब डिवाइड कर रही है लेकिन यहाँ पर जो हमारी स्टेटमेंट है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स वाली, वो ये कह रही है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। तो टोटल एंगल 180 है, उसको डिवाइड किया गया दो हिस्सों में और वो दोनों हिस्सों क्या आ रहे हैं आपके पास, इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास दोनों एंगल्स कितने होंगे, दोनों एंगल्स का जो सम होगा अगर आप उन दोनों एंगल्स को ज्वाइन कर दें, एंगल ACP वाले एंगल को और एंगल BCP को, जो कि आपके पास दोनों अलग अलग ट्राइंगल्स में बन रहे हैं, तो उनका सम आपके पास 180 होगा। क्योंकि वो दोनों एंगल्स में से अगर आप सेंटर वाली PC वाली लाइन या यहाँ PC वाली लाइन अगर आप निकाल दें जो कि डॉटेड लाइन थी तो वो टोटल एंगल 180 बनेगा। तो उसका सम 180 है। तो ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 हो उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल्स का नाम देते हैं। ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 होता है उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल्स का नाम देते हैं। तो अब क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल हैं और टोटल 180 बन रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों इक्वल हैं, इक्वल एंगल्स का सम 180 बन रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा। तो वैसे तो मैं जो है वो मैं आपको इधर जो है वो कैलकुलेशन से भी बता देता कि आपके पास 90 कैसे बन रहा है। अभी क्योंकि इसमें थोड़ा सा इशू आ रहा है सिस्टम पे तो इस वजह से मैं आपको इधर रिटन फॉर्म में जो है वो समझा नहीं सकूँगा। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को देखें जो कि आपके पास 1 और 2 वाली है, तो एंगल्स दोनों इक्वल हैं और टोटल एंगल उन दोनों का जो सम है वो 180 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो PC वाली लाइन है वो AB के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है। तो इसका मतलब उसके ऊपर परपेंडिकुलर है। और पहले ही हम ये चीज़ बता चुके हैं कंस्ट्रक्शन में कि आपके पास C जो है वो मिड पॉइंट है। तो C से A का डिस्टेंस और C से B का डिस्टेंस दोनों सेम है, जो कि हम पहले ही कंस्ट्रक्शन में बता चुके हैं। तो अब दोनों चीज़ें आपके पास आ गई। P जिस लाइन के ऊपर है वो 90 डिग्री एंगल भी बना रही है AB के साथ और उस AB को 2 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि PC वाली लाइन जो है वो राइट बाइसेक्टर होगी AB का। अगर वो लाइन राइट बाइसेक्टर है AB का तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ हमने प्रूफ करनी थी कि P जिस लाइन पर है वो राइट बाइसेक्टर पर है, तो ये चीज़ हमारे पास प्रूफ हो जाएगी कि हैंस द पॉइंट P इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। तो यहाँ तक हमारा जो है ये सेकंड थ्योरम था जो कि फर्स्ट थ्योरम का कन्वर्स है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरीज़ हों, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।
तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।